दोस्तों 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ तब इसने क्रिकेट को एक नई पहचान दी। इसके फाउंडर ललित मोदी रातों रात हीरो बन गए और इन्हें आईपीएल की शुरुआत का पूरा क्रेडिट दिया गया। लेकिन कौन जानता था कि इतने बड़े क्रिकेट लीग को शुरू करने में कितना बड़ा स्कैम छिपा हुआ था। तो आखिर क्या थी रियलिटी द ललित मोदी आईपीएल स्कैम की? कैसे यूएसए जैसी कंट्री में भी क्राइम करके ललित भारत आए और यहाँ बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए? सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ललित मोदी पैदा तो दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेस फैमिली में हुए थे, लेकिन शुरुआत से ही इनलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने की वजह से वो कई बार जेल भी जा चुके हैं। एक्चुअली उनके फादर कृष्ण कुमार मोदी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड नाम की टोबैको कंपनी के मालिक रह चुके हैं। अब अगर आपको कंपनी के नाम से न समझ आया हो तो मैं आपको बता दूं कि इसी कंपनी के अंडर मार्लबोरो, फोर स्क्वायर, रेड एंड व्हाइट और स्टेलर जैसे सिगरेट ब्रांड्स आते हैं। आगे चलकर ललित मोदी अपने हायर एजुकेशन के लिए यूएसए गए, जहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। लेकिन वहाँ रहते हुए उन पर हमले, किडनैपिंग और कोकीन तस्करी जैसे आरोप लगे। एक्चुअली 1985 में जब ललित मोदी सेकेंड ईयर में थे तो वो और उनके 3 दोस्तों ने मिलकर एक होटल में $10,000 में ½ केजी कोकीन खरीदने की कोशिश की, लेकिन सेल्समैन ने उनके साथ धोखा किया और उन्हें गन दिखाकर धमकी दी और सारे पैसे लूट लिए। हालांकि अगले दिन ललित मोदी और उनके दोस्तों ने एक स्टूडेंट की पिटाई कर दी, क्योंकि उनका मानना था कि इस धोखे के पीछे इसी का हाथ था। अब नतीजा ये हुआ कि 1 मार्च 1985 को ललित मोदी को कोकीन तस्करी, हमले और अपहरण की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अपने इन गुनाहों को उन्होंने कोर्ट में भी कबूल किया, जिसके बाद उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। अब जेल में रहते हुए ललित ने यूएस गवर्नमेंट से अपनी सजा कम करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद से गवर्नमेंट ने उन्हें 100 घंटे की कम्युनिटी सर्विस करने के लिए कहा। आगे चलकर ललित मोदी ने गवर्नमेंट से एक बार फिर से रिक्वेस्ट की कि वो काफी लंबे टाइम से बीमार चल रहे हैं, इसलिए उन्हें उनकी फैमिली के पास इंडिया वापस जाने दिया जाए। और फिर यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद ललित 1986 में भारत वापस आ गए। अब इंडिया आकर उन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर ली, लेकिन अपने इस बिजनेस में उनका मन नहीं लगता था और यही वजह थी कि 1993 में उन्होंने फैमिली ट्रस्ट के पैसों का इस्तेमाल करके मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क को एस्टेब्लिश किया। मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क ने फैशन टीवी सहित भारत में डिज्नी के कुछ कंटेंट को ब्रॉडकास्ट करने के लिए वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के साथ में 10 साल के लिए हाथ मिलाया, लेकिन जब इस कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड खत्म हो गया तब उन कंपनीज ने दोबारा से ललित मोदी के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन पर आरोप लगाया गया कि वे ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम नहीं करते हैं। इसके बाद से अपने इस बिजनेस में भी फेल होने के बाद ललित ने 2002 में ऑनलाइन गैम्बलिंग में एंट्री ली, क्योंकि इसी साल सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग को हरी झंडी दे दी थी। ऐसे में केके मोदी पहली कंपनी थी जिसने इस फील्ड में अपना कदम रखा और केरला में सिक्सो नाम की कंपनी की शुरुआत की। लेकिन यहाँ पर भी काफी सारे लोगों ने मोदी पर पैसा हड़पने का आरोप लगाया, जिसके बाद 2004 में केरल सरकार ने इस कंपनी पर ही बैन लगा दिया। अब अपने कई सारे बिजनेसेस में फेल होने के बाद ललित मोदी किसी नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे और इसी दौरान उन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया में क्रिकेट का बहुत ही ज्यादा क्रेज है। अब जब वो यूएस में थे तो वहाँ उन्होंने देखा था कि बहुत सारे गेम्स की प्राइवेट लीग हुआ करती है, जिसमें सिटी वाइज टीम बनाकर मैचेस खेले जाते हैं और ये स्पोर्ट इवेंट वहाँ पर काफी पॉपुलर भी है। यहीं से ललित मोदी ने दिमाग लगाया कि क्यों न इंडिया में भी क्रिकेट की कोई ऐसी लीग बनाई जाए और अपने इस आइडिया को लेकर वह बीसीसीआई के पास पहुँचे, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि इस काम के लिए उन्हें परमिशन मिल ही जाएगी। लेकिन बीसीसीआई ने उनके इस प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया। इसके बाद से ललित मोदी को एक बात समझ में आ गई कि अगर क्रिकेट लीग की शुरुआत करनी है तो पहले उन्हें खुद बीसीसीआई पैनल में अपनी जगह बनानी ही पड़ेगी। इसीलिए कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस की मदद से उन्होंने हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन को ज्वाइन किया, लेकिन उसके अगले ही साल कुछ अननोन रीजंस के चलते ललित मोदी को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद 2004 में वे पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए और फिर बाद में वे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट बने। फिर आया साल 2005 जब शरद पवार को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाया गया और कहा जाता है कि पवार को ये पोस्ट दिलाने के लिए ललित मोदी ने खूब स्ट्रैटेजीज अपनाए और पर्दे के पीछे से भरपूर सपोर्ट किया, जिसके बाद से ये शरद पवार के बहुत ही खास बन गए और इसका फायदा ये हुआ कि इन्हें इसी साल ही बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। और दोस्तों इस तरह से ललित मोदी बहुत ही कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच गए, क्योंकि अपने सपने को पूरा करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ही उनके लिए काफी थी। अब बीसीसीआई से जुड़ते ही वे अपने सारे प्लान को एग्जीक्यूट करने लगे, जिसमें पहला था सारे टीम मेंबर्स का दिल जीतना।
इसके लिए उन्होंने अपनी बिजनेस स्किल्स दिखाने शुरू की, क्रिकेट एड से रिलेटेड कई सारे रूल्स चेंज किए और ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स रन किए जिससे कि बीसीसीआई का प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ने लगा। ललित मोदी के इस कंट्रीब्यूशन की वजह से हर कोई उनसे प्रभावित होने लगा और वो बीसीसीआई के अंदर सबसे ट्रस्टेबल लोगों में गिने जाने लगे। इसके बाद से वो कई सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस डील्स अकेले ही करने लगे और बाकी मेंबर्स भी इनके हर डिसीजन को सपोर्ट करते थे। अब देखा जाए तो ये बिल्कुल सही समय था अपने आइडिया के लिए मेंबर्स को एग्री कराने का और इन्हीं दिनों ललित मोदी को अपने सपने को पूरा करने का एक गोल्डन चांस भी मिल गया था। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि 2007 में जी एंटरटेनमेंट, जो जी टीवी और जी न्यूज जैसे चैनल्स को ओन करती है, इसने आईसीएल की शुरुआत की जिसका फुल फॉर्म था इंडियन क्रिकेट लीग और इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल यूएस की उन प्राइवेट लीग्स के जैसा ही था जिसके लिए ललित मोदी सालों से मेहनत कर रहे थे। अब आईसीएल उस समय क्रिकेटर्स को बहुत ही ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा था, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स इससे जुड़ना चाहते थे। लेकिन ये सब देखकर बीसीसीआई परेशान हो गया क्योंकि उसे डर होने लगा था कि क्रिकेट से रिलेटेड सारी पावर्स अब उसके हाथों से निकलकर एक प्राइवेट कंपनी के पास चली जाएगी। इसी के चलते बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि जो भी प्लेयर आईसीएल में खेलेगा उसे हमेशा के लिए इंटरनेशनल और इवन डोमेस्टिक क्रिकेट से भी बैन कर दिया जाएगा। और इस तरह के रेस्ट्रिक्शन से जितने भी प्लेयर्स आईसीएल खेलने की तैयारी कर रहे थे उन्होंने वहाँ से रिटर्न होने में ही अपनी भलाई समझी। और फिर इसके बाद ललित मोदी ने तुरंत ही अपने आइडिया को बोर्ड मेंबर्स के सामने रखा और उन्हें कन्विंस किया कि क्यों ना हम खुद की क्रिकेट लीग बनाएं जो कि बीसीसीआई के कंट्रोल में रहे। इससे बोर्ड का रेवेन्यू भी काफी इंक्रीज होगा, साथ ही कोई भी प्राइवेट कंपनी क्रिकेट में अपनी मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकेगी। ललित मोदी के इस आइडिया को शरद पवार के साथ साथ ज्यादातर बीसीसीआई मेंबर्स का भी साथ मिला और इस तरह से 2008 में आईपीएल का गठन हुआ। आईपीएल अपने पहले ही साल में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि हर जगह ललित मोदी की तारीफ होने लगी। पर उस वक्त तक किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ललित मोदी ने आईपीएल में कुछ ऐसी भी डील की थी जिससे सिर्फ इनके फैमिली मेंबर्स को ही फायदा मिल रहा था। एक्चुअली ललित मोदी ने राजस्थान रॉयल्स का फ्रेंचाइजी कॉस्ट जानबूझकर काफी कम रखा था और इसके ज्यादातर स्टेक्स अपने साले सुरेश चेल्लाराम को दे दिए। इसके साथ ही कई सारी ऐसी डील्स भी सामने आई जिनका सीधा सीधा फायदा इनके रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स को पहुंच रहा था। लेकिन 2010 में ललित मोदी ने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी कि इनका ये इलीगल प्रॉफिट मेकिंग का तरीका सबके सामने आ गया। असल में उस समय रॉन्डेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड कंपनी ने कोची तस्कर्स केरला की डील जीती थी जिसकी को ऑनर थी सुनंदा पुष्कर जो बाद में शशि थरूर की वाइफ बनी थी। अब कोची तस्कर्स केरला बीसीसीआई को 10% की बैंक गारंटी नहीं दे पाया था जो हर टीम को देनी पड़ती है, इसीलिए एक साल में ही इस टीम को बीसीसीआई ने बैन कर दिया था। अब ललित मोदी इस टीम को आईपीएल से नहीं जाने देना चाहते थे, ऐसे में वो इससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं कर रहे थे और लगातार बीसीसीआई के वकीलों और टीम के मालिकों को कोई न कोई बहाना बनाकर वापस लौटा देते थे। एक हफ्ते में 9 से भी ज्यादा मीटिंग्स हो चुकी थी पर मामला वही का वही रुका हुआ था। हालांकि बाद में टीम्स के काफी प्रेशर बनाने पर ललित मोदी को रात 3 बजे कोची तस्कर्स के कागजों पर साइन करना पड़ा, लेकिन साइन करने के बाद ललित मोदी पूरी तरह से झल्ला गए, जिसके चलते गुस्से में उन्होंने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स कर डाले और कोची तस्कर्स जो एक डिस्क्लोज डील थी उसे पब्लिकली रिवील कर दिया। साथ ही उन्होंने शशि थरूर पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जिसके चलते थरूर पर करप्शन के चार्जेस लगाए गए और उन्हें अपने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया। इसके बाद से ललित मोदी की सारी इलीगल एक्टिविटीज एक एक करके बाहर आने लगी और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग सहित 22 अलग अलग चार्जेस लगाए गए। जांच में इन आरोपों को सही पाया गया और 2013 में बीसीसीआई ने उन्हें हमेशा के लिए बैन कर दिया। ललित मोदी पर जो सबसे बड़ा आरोप लगा वो वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप से रिलेटेड था। एक्चुअली 2008 में बीसीसीआई ने आईपीएल के सारे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सिंगापुर बेस्ड स्पोर्ट्स मार्केटिंग एजेंसी WSG को 10 साल के लिए दे दिए थे, लेकिन WSG ने सोनी को मेन ब्रॉडकास्टर बना दिया, जिसके लिए सोनी ने उन्हें 425 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन यहाँ पर पंगा ये था कि इसमें से काफी सारे पैसे ललित मोदी की कंपनी को डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए थे। अब जब ललित मोदी को लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो वो देश छोड़कर लंदन भाग गए और फिर बाद में उनके खिलाफ कई सारे वारंट भी निकले, लेकिन वो इंडिया कभी भी वापस ही नहीं आए। आज लंदन में उनका आलिशान महल जैसा घर है जो 7000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। पूरे ऐशो आराम के साथ वो अपनी लाइफ बिंदास जी रहे हैं। आज भी हर साल करोड़ों रुपए अपने बिजनेस से कमा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत की ईडी जैसी गवर्नमेंट एजेंसी उनके भारत लौटने का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ललित मोदी को कभी उनके घोटालों की सजा मिल भी पाएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।